जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास, जो कि एनसीईआरटी बुक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अतीत क्लास 6 का। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ करके ख़त्म करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव है। ये चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका शुरुआत करते हैं हम लोग अतीत के बारे में। अतीत के बारे में पहला टॉपिक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह की घरों में रहते थे। हम आखेटकों जैसे शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे। पहले के लोग जो होते थे वो कहाँ रहते थे। तो इससे पहले आप लोग एक बार मैप को देख लीजिए। यह है मैप। लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट तट पर रहते थे। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर। वहां से लोग वहां लोग रहते थे। वहां रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वहां जो लोग रहते थे, वहां के लोग कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे? परिचित भी थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का ही यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। वे लोग क्या करते थे? भोजन के लिए जंगल जंगलों से जड़ों, फल आदि संग्रह करते थे और उसको खाते थे, और जानवरों का शिकार भी करते थे। तो जब जानवरों को शिकार करते थे तो वो खाते भी होंगे। उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैप में कहाँ है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो ये हुआ किरथर, ये हुआ सुलेमान पहाड़ी। और नर्मदा नदी का हम लोग देखेंगे, नर्मदा नदी जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर पता लगाना है किरथर और सुलेमान पहाड़ी। इसी क्षेत्र में लोग इसी क्षेत्र के इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया, और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग जो थे गांव में रहते थे। उत्तर भारत में
गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। विंध्य पहाड़ी कहाँ है इसका आप लोगों को पता लगाना है। और ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित थे जहाँ चावल उपजाया गया था। यह है विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र और इसके ऊपर उत्तर में जो है चावल की खेती का प्रमाण मिला था, मन उपजाया जाता था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो पता लगाना है तो इसको आप लोग मैप में देखिएगा, वहां से आप लोग पता लगा सकते हैं। आगे सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। एक बड़ी नदी में जैसे छोटी नदियां हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कब फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व यानी पहले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के गंगा की इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में। अब आगे बोला जा रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार के नाम से क्या अभी जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध के शासक थे वो बहुत क्या थे? शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और जो मगध के राजा जो थे उन्होंने क्या किए थे कि एक विशाल राज्य स्थापित किए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। पहले के जो लोग होते थे, पहले के लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से क्या करते थे कि दूसरे हिस्सों तक यात्रा करते थे। हिमालय जैसे पर्वत हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वो क्या करते थे कि उनके लिए वो यात्रा असंभव नहीं थी, असंभव नहीं होती थी। अतः कभी कभी लोग क्या करते थे कि काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। काम की तलाश में क्या करते थे कि एक स्थान से वो लोग दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो थी दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु जो धार्मिक गुरु होते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में, एक कस्बे से दूसरे गांव में जाया करते थे। पहले जो धार्मिक गुरु होते थे ना वो लोग क्या करते थे कि धर्म की प्रचार के लिए, शिक्षा देने के लिए वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुक थे और ये लोग क्या करते कि यात्रा करते थे कुछ खोजने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था और ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो वो एक दूसरे के विचार को जानने में उनको अवसर मिलता था। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज के जो लोग हैं यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं।
प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन-कौन करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोगों को पर्वत, पहाड़ी और समुद्र की जो सीमा थी, इसको पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, ऐसा कर सकें। जिन्होंने ऐसा चाहा, जिनको पार करना था, वो पार किए। वे पर्वतों की ऊँचाई को छू सके तथा गहरे गहरे समुद्र को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, समुद्र को पार करके लोग यहाँ पर आए और यहीं क्या किए कि भारत में ही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपरा को समृद्ध समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाने लगे। ये क्या किए कि जब वहाँ से महाद्वीप से भी लोग आए, दूसरी जगह से जब लोग आए, तो ये क्या किए कि यहाँ के लोग भी उनके विचार को अपनाने लगे। दक्षिण एशिया का जो देश है वो हम लोग देखते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। देश का नाम, अब हम लोग पढ़ेंगे देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी जब आए, तो ये लोग क्या किए कि सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहें और नदी के पूर्व में जो भूमि थी, भूमि प्रदेश था, पूर्व में जो प्रदेश था उसे इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का नाम का जो प्रयोग था पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये भरत नाम का जो पहले लोग एक समूह के लिए किया करते थे, उत्तर पश्चिम के लोग, तो इसका जो उल्लेख है संस्कृत भाषा में उल्लेख संस्कृत की एक प्रारंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है, भरत नाम का प्रयोग। तो और बाद में लोग क्या किए कि इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, माने देश के लिए करने लगे। तो उस समय से क्या हुआ कि देश का नाम भारत हो गया। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना। अतीत के बारे में हम लोग पुस्तक को ढूँढ ढूँढ सक कर और पढ़ करके हम लोग जान सकते हैं। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में
पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू का जिसका अर्थ हाथ है से निकला है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। जो पहले की पांडुलिपियां जो थी ये ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक भुर्ज नामक पेड़ के छाल होता था उस पर क्या किया जाता था लिखा जाता था। यह भुर्ज पेड़ की छाल इसी पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये क्या किया जाता था कि पांडुलिपियां लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए क्या किया जाता था कि ताड़ के पत्ते को काट करके उनके अलग-अलग हिस्सों को बांध दिया जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। वैसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां बिहार और मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। ये जो पांडुलिपियां जो है पांडुलिपियां ये क्या है कि धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों में इनकी चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं और प्राकृतिक और तमिल में भी। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है उस समय के आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग अभिलेखों का जो है अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग क्या करते थे? अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कृष्ट करवाते थे। पहले के जो शासक जो राजा थे क्या करते थे कि आदेश दे करके पत्थरों पर उत्कृष्ट करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। जो राजा थे पहले के वे लोग पत्थरों पर लिखवाते थे कि ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उन्हें पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कृष्ट कराए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा कराने में क्या कठिनाइयाँ आती थी?
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अस्तित्व में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्व पुरातात्विक कहलाता था। उस समय के जो लोग जो थे, ये जो पहले की चीजों को अध्ययन करते थे, उन्हें पुरातात्विकविद कहलाते थे। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो उस समय के विद्वान जो थे, पुरातत्वविद जो थे कहलाते थे, जो अध्ययन करते थे, वे वे पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों पर मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजार औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। वे लोग क्या करते थे कि आभूषण की छानबीन के लिए, सिक्कों की प्राप्ति के लिए वे क्या करते थे कि खुदाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी, हो सकती है धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है, ये कंधार के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। 2250 साल यह पुराना अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कृष्ट करवाया गया था। और यह जो है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, पहले के लोग जो वस्तुओं का अध्ययन करते थे, उन्हें पुरातात्विकविद कहा जाता था। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वो क्या करते थे कि पुरातात्विकविद जो थे, वो पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को वे लोग अध्ययन करते थे, मूर्तियों का अध्ययन करते थे और औजारों, हथियारों, बर्तन तथा आभूषणों के भी वो लोग अध्ययन करते थे। ये जो ये जो पात्र आप लोग देख रहे हैं, ये ये 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष पहले इस तरह के पात्र जो थे, 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग पहले किया जाता था। ये चांदी के होते थे। ये जो है चांदी के बने होते थे। चांदी एक पुराना ये जो सिक्का है, ये चांदी के बने होते थे। सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पहले होता था। ऐसे जो सिक्के हैं, इनका प्रयोग 2500 साल पहले प्रयोग हुआ करता था। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। कुछ पत्थर की, कुछ पकी मिट्टी की, कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते थे कि पहले के लोग क्या खाते थे। इसलिए ढूंढते थे कि पहले के लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष से बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के जो अवशेष थे, बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वह उसे जले हुए रूप में
बचे रहते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो ये जो उन लोगों को पहचानने में क्या होता था कि मदद मिलता था कि जले हुए जो लकड़ी है, ये किस लिए प्रयोग किए जाते थे। और जो ये जानवरों की और चिड़ियों की हड्डी, मछलियों की हड्डी से ये पता चलता था कि पहले के लोग क्या खाते खाते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए यहाँ इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। उस समय क्या था कि पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देख सकते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों तथा रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार के जो अंडमान द्वीप के जो लोग अधिकांश लोग जो हैं वो भोजन के रूप में मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करके फल-फूल खा करके जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह के जो भेदभाव जो थे पहले भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। क्या भेद है? उस समय के शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि उस समय यही कारण है कि हम उस शासकों का उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जो उस समय के जो राजा थे, क्या करते थे कि अपना लेखा-जोखा वो लोग लिख करके रखते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा जो थे, वो नहीं रखते थे। पुरातत्व पुरातत्व की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष भी है। अभी बहुत कुछ नहीं जाना गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की जो गणना है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियां हैं उसे ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिख पाती हो, तो यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। ईसा मसीह की क्या है? ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन इरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। यहाँ से क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 1 जो है समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह भी हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद।